हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर ए केमिकल रिएक्शन और फॉर एनी प्रोसेस। तो हमने वो फार्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला भी था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी वाला फार्मूला पढ़ा भी था। और उसमें बताया भी था कि किस तरीके से डेल्टा एन जी कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से कौन कौन से अप्रॉक्सीमेशंस एप्लीकेबल हैं उस फार्मूले में वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन और भी लेते हैं। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई बार इस तरीके से पूछते हैं कि मान लो ये कोई रिएक्शन नहीं हो, बेंजीन 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन लिक्विड इज वेपराइज्ड as C6H6 liquid, C6H6 गैस, और ये एंथैल्पी ऑफ जो वेपराइजेशन है डेल्टा एच वेपराइजेशन, दैट इज गिवन एज 100 कैलोरीज किलो कैलोरीज पर मोल। ये दिया हुआ है पर मोल, मतलब एक मोल के लिए। ठीक है, फाइंड डेल्टा यू पर मोल, डेल्टा यू ऑफ द प्रोसेस, या ऐसे लिखो, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द अबव प्रोसेस एट 300 केल्विन टेम्परेचर। ये भी 300 केल्विन पर है। मान लो इस तरह के क्वेश्चन बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं कि वेपराइज करवा दिया। जेई मेन में आया हुआ है सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, शायद वाटर के लिए था या बेंजीन के लिए ही था, कि वेपराइजेशन करवा रहे हैं और एंथैल्पी दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी चेंज आपको फाइंड आउट करना है। नहीं, कुछ नया नहीं है क्वेश्चन में। सॉल्व करो क्वेश्चन को, बताओ आंसर क्या आएगा। मैं बताऊंगा तो फिर मैच करना अपना आंसर। डू इट। देखो, ये प्रोसेस है C6H6 लिक्विड, C6H6 गैस, और डेल्टा एच जो दिया हुआ है वो 100 किलो कैलोरी पर मोल है। हालांकि क्वेश्चन में पर मोल नहीं है, बेंजीन के मोल्स मास दिया हुआ है, तो मोल्स कितने हो गए बेंजीन के? मास 7.8/78, आसान सा डेटा है, 0.1 मोल। आप एक काम करो, जैसे एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इस फिजिकल चेंज का पर मोल बेसिस पर दिया हुआ है, तो डेल्टा यू भी पर मोल निकाल लो, पर मोल आ जाएगा। उसके बाद जितने मोल्स के लिए चाहिए, 0.1 मोल के लिए चाहिए तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मोल के लिए पूछा होता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करो। कौन सा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। दिस वी कैन अप्लाई, यही अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ चांस ही नहीं है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का डेटा तो दिया हुआ नहीं है ना क्वेश्चन के अंदर। तो बस यहां से डेल्टा एच पता है, तो डेल्टा यू कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट जो होती है वो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी इंटू आर टी पर मोल बेसिस, एक मोल के लिए। तो दिस इज 100, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होता भी है। व्हेनेवर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, you will have to give the energy or work you have to do to overcome the stronger intermolecular forces to break down into the gaseous molecules. तो 100 किलो कैलोरी माइनस डेल्टा एन जी पर मोल लिक्विड तो लेंगे नहीं, तो 1 हो गया, इंटू आर 2/1000 कैलोरीज में, इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। 2 0 से 2 0, तो 10 3 दूनी 6, 0.6 घटा दो तो 99.4 किलो कैलोरी पर मोल। बट पर मोल चाहिए नहीं, डेल्टा यू फॉर कितना? 0.1 मोल। 0.1 मोल मतलब कितना? 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन। उस प्रोसेस के कन्वर्जन के लिए 99.4 पर मोल है, तो हाउ मेनी मोल्स आर देयर? 0.1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 9.94 किलो कैलोरी, दैट्स इट। अब पर मोल मत लिखना। तो लाइक दैट यू कैन गेट द आंसर। ये क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं।
जेई मेन में पहले जब वो AIEEE के नाम से होता था इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नोटेड? तो चलो पूरी बात नोट करो बच्चों, और आगे एक बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी जेई ने क्वेश्चन पूछा है, एडवांस ने। क्या? रिलेशन बिटवीन molar heat, general molar heat capacity C and CV for an ideal gas. Important. जनरल मोलर हीट कैपेसिटी C, मतलब CPCV तो बहुत स्पेसिफिक हो गया। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP हो गया। नहीं, जनरल मोलर हीट कैपेसिटी भी होती है यदि प्रोसेस जो है वो जनरल प्रोसेस हो। तो मान लो से एन आइडियल गैस undergoes a general process PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कोई प्रोसेस है, प्रोसेस, हर प्रोसेस की अपनी इक्वेशन होती है कि प्रेशर V में ये रिलेशन है इस तरीके से। एक मिनट, हाँ, तो आइडियल गैस है अंडरगोज अ जनरल प्रोसेस PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसके लिए एक मोलर हीट कैपेसिटी इस प्रोसेस के लिए कुछ C होगी। तो इस प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी C है। तो उस C का, और आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए बात चल रही है सब कुछ। तो फिर हम उस C में और रिलेशन कैसे फाइंड आउट करें, और CV में कैसे, एक बात तो पता ही होती है आपको। देखो जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, du इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ऐसे ही होता है। du को लिख दो NCV/dt। किसी भी प्रोसेस के लिए आप जानते हो आइडियल गैस के लिए ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा, n को 1 मोल ले लो, तो एक काम करो CV/dt लिख दो, पर मोल है। और Q को क्या लिख सकते हो, आपको पता होता है जनरल Q जो होता है वो NC/dt होता है, इन जनरल फॉर n मोल। तो Q की वैल्यू क्या हो गई, C/dt फॉर 1 मोल। ये तो जनरल परिभाषा है। C की परिभाषा क्या होती है, C इज इक्वल टू Q/dt, पढ़ा था ना, Q/dt। तो Q इज इक्वल टू C/dt है पर मोल बेसिस पे, तो C/dt प्लस W माइनस PdV। ठीक है, तो हमें तो C चाहिए, dt से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो क्या हो गया, C इज इक्वल टू CV प्लस, ये इधर आ गया, प्लस P इंटू dV/dt। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। V और T में रिलेशन चाहिए, तभी आप C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। C जनरल मोलर हीट कैपेसिटी है फॉर द गिवन जनरल प्रोसेस, एंड CV इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सब कुछ आइडियल गैसेस के लिए बात चल रही है। तो एक काम करो, आपको V और T में रिलेशन चाहिए। देखो P और V में रिलेशन दिया हुआ है गिवन, क्या, PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये प्रोसेस की इक्वेशन है। बट हमें ये भी पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है फॉर आइडियल गैस। अब PV इज इक्वल टू RT ले सकते हो फॉर 1 मोल। सब कुछ मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रही है, तो 1 मोल के लिए बात चल रही है। तो PV इज इक्वल टू RT है, मुझे V और T में रिलेशन चाहिए, तभी तो dV/dt फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो P हटा लो, P हटाने के लिए कि RT/V लिख लो इंटू V की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आ गया TV की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। R तो कॉन्स्टेंट में मिल गया। डिफरेंशिएट करो, कैसे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ द सेकेंड x माइनस 1, V की पावर x माइनस 2 dV प्लस V की पावर x माइनस 1 इंटू dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल 0। यहां से अगर देखोगे तो क्या एक्सप्रेशन आ गया,
मुझे चाहिए था dv अपॉन dt, और dv अपॉन अगर dt देखोगे तो आ जाएगा -v अपॉन t x -1। ये वैल्यू उठा के यहां रख लो, ये रहा, देखो ये रहा, यहां आ गया dv अपॉन dt। प्रोसेस की इक्वेशन दी होगी तभी फाइंड आउट कर पाओगे, बाकी आइडियल गैस है तो pv इज इक्वल टू nRT इज ऑलवेज एप्लीकेबल। तो जरा देखना, तो इक्वेशन 1 क्या बन गई, c इज इक्वल टू cv और माइनस pv अपॉन t x -1। बट आपको तो पता है कि pv अपॉन t किसके बराबर है, r के बराबर, ये तो r के बराबर है, तो फॉर्मूला आ गया आपके पास, c इज इक्वल टू cv माइनस r अपॉन x -1। ये है मेन फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट, याद कर लो, रिमेंबर। जनरल मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस R अपॉन x -1, वेयर x इज द एक्सपोनेंट ऑफ द PV की पावर x, मतलब V का एक्सपोनेंट है ऑफ द गिवन प्रोसेस। वो जो इक्वेशन प्रोसेस की है उसके बेसिस पे R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आप इस फॉर्मूले को याद ही कर लो, हालांकि डिराइव भी कर लेंगे सर, डिराइव करोगे तो मिनट 2 मिनट लगाओगे और बीच में कोई गड़बड़ हो गई प्लस माइनस की तो और फिर लफड़ा है। लफड़े में फंसना ही क्यों, चक्कर में नहीं फंसेंगे। अपने को तो ऐसे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट करके याद कर लेने चाहिए। आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें इसको हाईलाइट कर दो, हाईलाइटर आते हैं मार्केट में, मिल जाते हैं आपको, फ्लोरोसेंट कलर के, वो ग्रीन रेड टाइप के, ऑरेंज टाइप के, उनसे हाईलाइट कर लो। शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो शॉर्ट नोट बना लो। मैं फिर भी कहता हूँ कि बच्चों को हाईलाइटर यूज़ करना चाहिए ताकि नोट्स बार बार पढ़ो तो वो हाईलाइटेड चीज़ें आपकी आंखों के सामने से निकले तो आपको फैमिलियरिटी बढ़े। सो दिस इज द फॉर्मूला। बात करें यूज़ कैसे करें, एक जेई में एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, पुराना ही है, समवेयर अराउंड 2006-7 में आया था शायद भी क्वेश्चन भी। लेट अस सी क्या क्वेश्चन जैसा था। हो सकता है एग्जैक्ट डेटा मैं रिप्रोड्यूस ना कर पाऊँ, बट असेंस क्या है क्वेश्चन का, थीम क्या था, वो बात करेंगे। पहले यहाँ तक की बात नोट करो, नोट इट डाउन। नोट कर लिया, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन ऐसा हो कि एन आइडियल डायटोमिक गैस undergoes a process described by P upon V is equal to constant. Find molar heat capacity for this process. ना CPCV ना पूछ रहे हैं, वो तो इस प्रोसेस के लिए जैसे ये डिफाइंड है इसके लिए पूछ रहे हैं कि बताओ कोई आइडियल डायटोमिक गैस है, प्रोसेस डिस्क्राइब्ड है, इट इज अंडरगोइंग ए प्रोसेस गिवन इन विच रेशियो ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम एट एवरी मोमेंट इज कांस्टेंट। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस क्या होगा, करो, आप ही को बताना है आंसर। डू इट। आर के टर्म्स में बता दो, आर की वैल्यू रखो मत रखो, आर के टर्म्स में बता दो चलेगा। डू इट। हाँ देखो कैसे, हमें पता है C इज इक्वल टू सी वी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस 1, वेयर x क्या होता है, PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जरा देखना गिवन प्रोसेस क्या है, गिवन प्रोसेस है P अपॉन V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब मैं यूं लिख सकता हूँ PV की पावर -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जरा कंपेयर करो इन दोनों को, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1, रख दो वैल्यू -1। अच्छा CV क्या होता है, व्हाट इज CV फॉर एन आइडियल गैस डायटोमिक, डायटोमिक के लिए 5/2R होता है CV की वैल्यू।
माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, तो माइनस वन तो माइनस टू हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5r अपॉन टू प्लस आर अपॉन टू, तो कितना 3r। दैट्स इट, यही आंसर है, हो गया। ये है जनरल मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस। हर प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी अलग होती है, जब भी तो बोलते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी इज ए पाथ फंक्शन। जब भी तो बोलते हैं अलग अलग प्रोसेस पे प्रोसेस चेंज हो गया, पाथ चेंज हो गया, तो मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज अ पाथ फंक्शन। साथ ही साथ ये जो मोलर हीट कैपेसिटी एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इनफाइनाइट होती है। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्यों भाई? फॉर्मूला क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी? Q अपॉन डी टी। कितनी भी हीट दे तो डी टी तो जीरो ही है आइसोथर्मल में, जीरो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डी टी जीरो है, तो C क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ऑलवेज इनफाइनाइट। इस तरीके से ये बातें कही जाती हैं। ये कई बार यूजफुल पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड अकॉर्डिंगली टिक द राइट आंसर्स। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर। आइडियल गैस के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, वो भी प्रूव कर सकते हो। कैसे? फॉर एन आइडियल गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और कई बार ऐसे भी लिखते हैं Cpm माइनस Cvm इज इक्वल टू R। वो एक ही बात है, मोलर हीट कैपेसिटी का डिफरेंस। कैसे? पता है कि du इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, ऐसे ही लिखते हो। और मान लो इसको ऐसे कह दी, या मान लो इस तरीके से कह दो, ये भी मत लो, एंथैल्पी से रिलेट कर लो, H इज इक्वल टू U प्लस PV होता है। और मोलर बेसिस पे बात करें तो DH अपॉन DT इज इक्वल टू DU अपॉन DT प्लस PV को हम RT लिख दो, तो RT तो 1 अपॉन DT इंटू RT फॉर 1 मोल। मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो मोलर हीट कैपेसिटी में DH अपॉन DT इज नथिंग बट CP, du अपॉन dt इज नथिंग बट Cv प्लस R तो बाहर आ गया, तो ये R के बराबर हो गया, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। और ये अल्टीमेटली Cp भी क्या है? Cpm मोलर, Cvm इज इक्वल टू R। सो लाइक दैट यू डिस्क्राइब। ये तरीका है मोलर हीट कैपेसिटी का। तो Cpm माइनस Cvm इज इक्वल टू R। ये हुआ मोलर हीट कैपेसिटी, इस तरीके से डिराइव करते हैं। अच्छा, कभी कभी एक टर्म और यूज करते हैं, स्पेसिफिक हीट। हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम, डिफाइंड फॉर 1 ग्राम, 1 ग्राम मोलर हीट कैपेसिटी। डिफाइंड फॉर 1 मोल। और एक और शब्द यूज करते हैं, हीट कैपेसिटी फॉर गिवन अमाउंट। ना 1 ग्राम वरना 1 मोल, गिवन अमाउंट। तो इसका मतलब यू कैन रिलेट स्पेसिफिक हीट एंड मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहां से कह सकते हो कि मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट? स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर मास। ये यूनिट होगी तो ऐसे होगी, कैलोरीज पर ग्राम पर मोल पर डिग्री। और ये होगा तो कैसा होगा? कैलोरीज पर मोल पर डिग्री। ये अंतर होगा। इस तरीके से डिफाइन होता है मोलर हीट कैपेसिटी।
अंडरस्टूड द पॉइंट। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो स्पेसिफिक हीट को तो यू विल गेट द मोलर हीट कैपेसिटी। कभी कभी क्वेश्चन में मोलर हीट कैपेसिटी ना दे करके स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दे देते हैं, तो बस समझ जाएं आपको मल्टीप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ मोलर मास। तो ये सब डेफिनेशंस वाले जो छोटे छोटे टर्म्स थे ये हो गए। अब हमें मेनली पढ़ने हैं प्रोसेसेस। वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस में हमें थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं, जिसमें 4 थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स वी कैलकुलेट: Q, W, डेल्टा U एंड डेल्टा H। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबेरिक प्रोसेस एज वेल एज अ साइक्लिक प्रोसेसेस। लिखो यहाँ तक की बात पहले, नोट डाउन। चलो भाई बच्चों, अब बात करते हैं हम मेन पार्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कि थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स, जिसमें 4 पैरामीटर्स हम डिटरमिन करेंगे: Q, W, डेल्टा U एंड डेल्टा H फॉर वेरियस प्रोसेसेस। तो लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ thermodynamic parameters delta U, delta H, Q and W for various processes। अलग अलग वेरियस प्रोसेसेस जो होते हैं उनके लिए वी हैव टू फाइंड आउट कि थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। डेल्टा यू डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करें, जैसे आइसोथर्मल हुआ, एडियाबैटिक हुआ, यही 2 मेन है। आइसोकोरिक एंड आइसोबेरिक ये तो बड़े आसान से होते हैं। तो चलो बात करते हैं फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस की परिभाषा तो आप जानते ही हो, वह टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एवरी मोमेंट एट एवरी मोमेंट, तो T इज कांस्टेंट। अच्छा, केवल कांस्टेंट कहने से काम नहीं चलता, कांस्टेंट थ्रू आउट, और थ्रू आउट है तो dt भी 0 है और डेल्टा T भी 0 है। तो dt भी 0 मतलब इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज एट एनी मोमेंट इज ऑल्सो 0, ओवरऑल टेम्परेचर चेंज इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब ठीक है, आप पूरे प्रोसेस को एक काम करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल में पैरामीटर्स थोड़े डिफरेंट होंगे, वर्क डन की वैल्यू डिफरेंट होगी, ग्राफ्स अलग आएंगे, कैसे आएंगे वो बताएंगे सब। आप अभी तो पढ़ना है ये सब चीजें। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस ट्रीटिंग आइडियल गैस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम एक बात तो कह सकते हैं कि भाई जो इक्वेशन होगी आइडियल गैस के लिए वो होगी भाई PV इज इक्वल टू nRT। इक्वेशन होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, R कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट ही तो होगा। तो इसका मतलब इक्वेशन, प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ प्रोसेस इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। हालांकि उस कांस्टेंट की वैल्यू पता है आपको, पता है वैल्यू आपको क्या, nRT। अच्छा, अब देखो यहाँ पर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, आपको पता है फॉर एन आइडियल गैस, भूलना मत। अब जो सीखा है कह चुके हो आप, U इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, H इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। और चूंकि यू आर टॉकिंग अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल हो या ना हो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी ऑल्सो विल रिमेन कांस्टेंट। तो उनके चेंजेस क्या हो गए, 0। सो डेल्टा U इज इक्वल टू 0, डेल्टा H इज इक्वल टू 0। 4 में से 2 पैरामीटर तो वैसे ही 0 हो गए। अब आपको पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बात पता होती है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और डेल्टा U तो पहले ही 0 हुआ बैठा है, तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू माइनस W। कैसे भी करके वर्क डन कैलकुलेट कर ले तो हीट आ जाएगी, या हीट कैलकुलेट कर लो वर्क डन आ जाएगा। इन
आइसोथर्मल प्रोसेस हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए ध्यान देना, आइडियल गैस ना हो तो डेल्टा यू नीड नॉट बी जीरो, डेल्टा एच नीड नॉट बी जीरो। ठीक है बात। अब बात आती है यहां पर वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। किसमें? रिवर्सिबल आइसोथर्मल में। वर्क डन क्या होता है? W इज इक्वल टू, ये होता है एक्सप्रेशन P एक्सटर्नल इंटू DV, यही था। अच्छा, P एक्सटर्नल को मैं क्या लिख सकता हूं? P प्लस माइनस DP, रिवर्सिबल में DP होता है ये चेंज 1 to 2 DP। मैं इसको तोड़ के लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? P सिस्टम का प्रेशर है, P गैस का प्रेशर है, तो P प्लस माइनस DP। रिवर्सिबल में सिस्टम और सराउंडिंग्स के पैरामीटर्स में जैसे प्रेशर है उनमें डिफरेंस DP होता है एट एनी मोमेंट, वेरी स्मॉल डिफरेंस। ये तो परिभाषा हम लिख चुके हैं, तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो PdV 1 to 2 माइनस प्लस, माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस प्लस DPdV। ऑब्वियसली ये बात दिखलाई पड़ती है बच्चों, यहां से कह भी सकते हो कि दिस टर्म इग्नोर्ड। क्यों इग्नोर्ड? दो इनफाइनाइट सिंबल स्मॉल क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होगा वो और स्मॉल हो जाएगा, और जोड़ने घटाने में एक लार्जर टर्म के कंपैरिजन में हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि एट एनी मोमेंट वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस, वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस। कैसे? W इज इक्वल टू, तो एक तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस ही ऐसा है। रिवर्सिबल प्रोसेस में आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल प्रेशर एंड गैस प्रेशर एट एनी मोमेंट कैन बी टेकन इक्वल बिकॉज दे आर इनफाइनाइटली डिफरेंट। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, तो एट एनी मोमेंट एक्सटर्नल प्रेशर एंड गैस प्रेशर कैन बी टेकन सेम बिकॉज बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला तो पता है, PV इज इक्वल टू nRT, तो ये इसको ऐसे लिख दो 1 to 2 nRT अपॉन V dV। अब nRT तो कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बाहर ले लो, तो 1 अपॉन V dV, 1 अपॉन V का इंटीग्रल ln V, तो माइनस nRT ln V2 ओवर V1। ये आ गया एक्सप्रेशन, ये आ गया वॉल्यूम के टर्म्स में माइनस nRT ln V2 ओवर V1। ये है वर्क डन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। जरा लिखो यहां तक की बात, अभी और बात कहेंगे इसमें। तो एक तरीके से जो W रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन है माइनस nRT ln V2 ओवर V1, या फिर ऐसे यू भी कह सकते हो माइनस nRT ln P1 अपॉन P2। क्यों? वो क्यों? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ऑफ कोर्स वी आर डीलिंग विद एन आइडियल गैस। तो इसका मतलब V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो अगर प्रेशर दिए हुए हों तो भी फाइंड आउट कर लो, P1 ऊपर आएगा, P2 नीचे आएगा, इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर, और वॉल्यूम में V2 ऊपर आएगा। अच्छा, इसको अगर कई बार LN में कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, लॉग बेस 10 पर कैलकुलेशन आसान होती हैं, तो लिख सकते हो माइनस 2.303 R nRT लॉग बेस पर V2 ओवर V1, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये था एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क डन। याद रखेंगे फॉर्मूला, ये याद कर लो। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिवर्सिबल वर्क डन। एक बार हमारे पास W आ गया रिवर्सिबल, तो Q तो आ ही जाएगा, क्योंकि डेल्टा U तो जीरो है, डेल्टा H भी जीरो है, तो Q ऑल्सो कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर। तो Q रिवर्सिबल for isothermal process for an ideal gas would be equal to minus W reversible isothermal process। तो इसका मतलब क्या हो गया? nRT ln V2 over V1। So this is how we can calculate the
वर्क डन, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अच्छा, इरिवर्सिबल का वर्क डन निकालना हो, चारों पैरामीटर फाइंड आउट कर लिया। हमें चार चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं फर्स्ट लॉ में किसी भी प्रोसेस में। कौन कौन सी चार चीज़ें? क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, आ गई चारों। यहीं पे अगर मान लो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, बी, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इरिवर्सिबल में W इरिवर्सिबल आइसोथर्मल क्या होगा? माइनस P एक्सटर्नल dV। 1 to 2 इस टाइप से। पर आपको पता है P एक्सटर्नल कैन नॉट बी टेकन इक्वल टू द गैस प्रेशर। सिस्टम प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बराबर नहीं ले सकते, अच्छा खासा डिफरेंस होता है, आपको पता है। सो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P गैस प्लस माइनस डेल्टा P होता है। सो P एक्सटर्नल कैन नॉट बी टेकन इक्वल टू P। मत लेना P एक्सटर्नल लेना। हाँ, P एक्सटर्नल अगर कांस्टेंट हो, मतलब एक्सपेंशन या कंप्रेशन अगर मान लो कुछ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट या कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर द्वारा हो रहे हो, तो P एक्सटर्नल अगर कांस्टेंट हो तो उसे बाहर ले लो, तो माइनस P एक्सटर्नल इंटू इंटीग्रल dV, मतलब डेल्टा V इंटू डेल्टा V। ये कब? व्हेन P एक्सटर्नल इज कांस्टेंट। मैंने बताया भी था एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर कैसे होता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये पिस्टन टाइप वेसल है, इस पर मान लो ये दो मास रखे हुए हैं, M1 M2, और ये गैस है। मान लो ये गैस है, हवा में खुले हैं, ये अभी इक्विलिब्रियम में हैं। एक मास M2 हटा दिया, M2 रिमूव्ड। जैसे ही मास M2 हटाया तो एक्सटर्नल प्रेशर घट गया, तो पिस्टन विल मूव अप। गैस का प्रेशर ज़्यादा है एक्सटर्नल से, तो पिस्टन को वो पुश करेगा अगेंस्ट एटमॉस्फेयर, अगेंस्ट द मास इज कैप्ट ऑन द पिस्टन, एंड सिचुएशन वुड बी लाइक दिस। M1 मास के अगेंस्ट एक्सपैंड किया। इनिशियल प्रेशर हमने लिखा भी था कि इनिशियल प्रेशर कितना था, वो था एक्सटर्नल प्रेशर, इनिशियल एक्सटर्नल। किसके बराबर? P एटमॉस्फेयर, हवा में खुला है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर भी लग रहा होगा, प्लस दोनों मासेस हैं M1 प्लस M2 इंटू G अपॉन A। ये था, और फाइनली ये कितना प्रेशर आ गया? फाइनली एट इक्विलिब्रियम। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अच्छे से समझें। हाँ, लेकिन मैं बता चुका हूँ ये सब। तो एक्सटर्नल प्रेशर फाइनली क्या है? वो ये है, दिस इज P एटमॉस्फेयर प्लस M1 इंटू G अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यही हुआ। ध्यान दो, इनिशियल इक्विलिब्रियम में था, जब मास M1 M2 दोनों रखे हुए थे तो कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा, बट जैसे ही मास M2 हटाते हो आप, तब एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन के दौरान मास M1 ही रखा रहा। तो पूरे एक्सपेंशन के दौरान मास M1 ही रखा रहा, तो इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। सो दिस P एक्सटर्नल शुड बी केप्ट ओवर हियर ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना हुआ, तो W इरिवर्सिबल मुझे निकालना हुआ, तो मैं क्या बोलूँगा इस एक्सपेंशन वर्क में? माइनस P एक्सटर्नल, मतलब वो P एटमॉस्फेयर प्लस M1 इंटू G अपॉन A इंटू वॉट? इंटू डेल्टा V, वॉट एवर वॉल्यूम चेंज इज देयर फॉर एक्सपेंशन। ये था इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ये है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। आई बात समझ में? ये वर्क डन इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो ये है एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। ये आ गई बात समझ में? तो ये तरीका है बच्चों कहने का वर्क डन। अच्छा, तो एक्सपेंशन का वर्क डन किस तरीके से निकाला है वो हमने बता दिया। क्वेश्चन कई बार एक्सटर्नल प्रेशर दे देता है, तो बस कैलकुलेशन बिकम्स ईजियर। और यदि ये कंप्रेशन हो तो कैसा होगा वो भी देख लेते हैं एक बार। पहले यहां तक की बात नोट करो। तो
मान लो इरिवर्सिबल कंप्रेशन हो, सिंगल स्टेज ही बात कर रहे हैं अभी, मल्टी स्टेज भी होगा तो करेंगे भी, आएंगे, छोड़ते कुछ नहीं अपन, सब पढ़ेंगे। सिंगल स्टेज कंप्रेशन है, मान लो इनिशियली एट इक्विलिब्रियम, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पर था, मास m2 इज कैप्ड, ओवर पिस्टन, पिस्टन पर मास m2 रख दिया हमने, तो सिचुएशन ऐसी हो गई, कंप्रेशन हुआ होगा, फाइनली एट इक्विलिब्रियम। जब मास m1 रखा हुआ है तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना था, इनिशियली वो था P एटमॉस्फेयर प्लस m1 इंटू जी अपॉन ए, ये था। और अब मास m2 रखा, जब मास m1 रखा हुआ था, जब ये एक्सटर्नल प्रेशर था, तो कोई कंप्रेशन नहीं हो पा रहा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब देयर इज नो इम्बैलेंस ऑफ द फोर्सेस, ना पिस्टन ऊपर जाए ना नीचे जाए। बट जैसे ही मास m2 रखा तो नाउ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन द गैस प्रेशर, पिस्टन विल मूव डाउन, और मूविंग डाउन के दौरान मास m1 प्लस m2 रिमेन्ड कांस्टेंट, सो द एक्सटर्नल प्रेशर रिमेन्ड कांस्टेंट, और कंप्रेशन होते होते तक भी एक्सटर्नल प्रेशर ये कांस्टेंट ही रहा, और वो कितना था, P एटमॉस्फेयर प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फिर ऐसे में ये था इरिवर्सिबल कंप्रेशन। तो फिर वर्क डन कैसे हुआ, W इरिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और माइनस P एक्सटर्नल कांस्टेंट रहा, कौन सा वाला, P एटमॉस्फेयर प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी अपॉन A इंटू डेल्टा V। सो लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट, वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा, ये कंप्रेशन का वर्क डन पॉजिटिव होता है, क्योंकि डेल्टा V क्या है, नेगेटिव है, कंप्रेशन में वॉल्यूम तो घटेगा ना, तो डेल्टा V विल बी नेगेटिव, एंड द वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। ये थे फॉर्मूले, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें बच्चों, शुरुआत से एक बात कह रहा हूँ, फिजिक्स वाले भी ये सब पढ़ाते हैं, बट वो रिवर्सिबल प्रोसेस से बाहर नहीं जाते, उनके सिलेबस की रिक्वायरमेंट के बाहर ही नहीं है। बट हमारे यहाँ तो हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की ज़्यादा बात करते हैं, रिवर्सिबल की भी बात करते हैं, तो उनका वाला जो पार्ट है वो तो हम पढ़ाते ही हैं, हालांकि उनमें कुछ और चीज़ें, हीट वगैरह में कुछ और अलग से कुछ पढ़ाते रहते हैं वो, बट हमारे रिक्वायरमेंट जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस की ज़्यादा है, तो थोड़ा सा और केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, खासकर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। लिख लो अगली स्क्रीन में, यही ले लो, चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मान लो वही ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और PV ग्राफ बनाना हो तो बड़ा आसान है बनाना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, सिस्टम का प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा लाइक दिस। मान लो एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन में प्रेशर घटता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे आएंगे, कंप्रेशन होगा तो उल्टा होगा, एरो ऊपर आ जाएगा, ऊपर नीचे से ऊपर। तो मान लो अभी चलो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये 1, ये 2, ये इनिशियल प्रेशर P1, ये फाइनल प्रेशर P2, इनिशियल वॉल्यूम V1 और ये फाइनल वॉल्यूम V2।
ये था। अच्छा, वर्क डन कितना था, W रिवर्सिबल कितना था, -PdV। और -PdV क्या है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से ऑब्टेन किया हुआ वर्क डन है। एरिया अंडर द ग्राफ है, P वर्सेस V ग्राफ, ये वाला एरिया। ये पूरा एरिया। सो दिस एरिया अंडर PV कर्व represents मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। माइनस थोड़ी, माइनस का तो कोई सेंस नहीं यहां पर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन लिखो। तो एरिया अंडर द पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। तो ये है पीडीवी, प्रेशर, और डीवी ये ले लिया। तो पीडीवी जो है, एरिया अंडर द पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। तो कभी भी आपको अगर पी वर्सेस वी ग्राफ दिया हुआ हो क्वेश्चन में, और उसका एरिया आप आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो बस बड़ी आसानी से आप उसका वर्क डन का कैलकुलेट कर सकते हो। माइनस प्लस साइन कैसे लगाना है, दैट यू हैव टू चेक विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन। अब जैसे यही वाला है, एरो के हिसाब से साफ मालूम पड़ता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन, सो द वर्क डन विल बी नेगेटिव। अंडरस्टूड। तो पी डी वी वर्क डन होता है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में ग्राफ की नेचर कैसी होगी, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये तो हुआ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन है, तो बस ग्राफ आसानी से बन जाएगा। कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हो तो ग्राफ बनाना कितना आसान होता है। स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन है तो ग्राफ बड़ी आसानी से बनाओगे। पैराबोला की इक्वेशन है तो ग्राफ कितनी आसानी से बनता है। सर्किल की इक्वेशन दी हुई हो तो उसके सेंटर को लोकेट कर सकते हैं, रेडियस क्या है उसके हिसाब से बड़े आसानी से हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी यहाँ इक्वेशन अवेलेबल थी। पी और वी में रिलेशन एग्जिस्ट करता है इन द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन है तो बस ग्राफ बना लिया आपने। इर्रिवर्सिबल में थोड़ा गड़बड़ है। इर्रिवर्सिबल में कोई इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती दैट रिलेट्स बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, और प्रेशर एंड टेम्परेचर, और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इसलिए एग्जैक्ट ग्राफ तो बना ही नहीं सकते। हाँ, एक बात जो पक्की यहां से मालूम पड़ रही है कि पी वी ग्राफ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि एरिया अंडर द पी वी कर्व रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। लिखिए जरा ये बात, अगली स्क्रीन पे चलेंगे इर्रिवर्सिबल के लिए। बी, हालांकि ग्राफ में रिवर्स आइसोथर्मल का कोई सेंस नहीं, कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। इरिवर्सिबल का ग्राफ लगभग एक जैसा ही होता है, क्योंकि ग्राफ ही नहीं होता, ग्राफ का एक पर्पस होता है बस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जैसे ये था, मान लो फॉर एग्जांपल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। अभी मैंने समझाया भी था कि ये एक पिस्टन टाइप वेसल है जिसपे दो मासेस रखे हुए हैं, M1 M2, और ये गैस, और ये इनिशियली एट इक्विलिब्रियम पर था। एक मास M2 हटा दिया, M2 रिमूव्ड, देन पिस्टन विल मूव अप, एक्सपेंशन होगा अगेंस्ट मास M1, और यहां इनिशियल एक्सटर्नल प्रेशर जो था वो था, हम कई बार लिख चुके हैं, हम समझ में आ गया होगा, M1 प्लस M2G अपॉन A, और यहां एक्सटर्नल प्रेशर है P एटमॉस्फेयर प्लस M1 इंटू G अपॉन A। ये एक्सपेंशन हुआ, ये फाइनली एट इक्विलिब्रियम पर आ गया। ये हुआ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मली मेंटेन किया, टेम्परेचर इज कांस्टेंट।
अच्छा, आइसोथर्मल है तो ये बात तो क्लियर है, वहाँ पे बात समझ में आ गई थी एक बार। जैसे इरिवर्सिबल कंप्रेशन में हम पैरामीटर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो हमने वर्क डन जैसे कैलकुलेट कर लिया। डेल्टा यू तो यहाँ भी जीरो है, डेल्टा एच तो यहाँ भी जीरो है, तो आइडियल गैस ही ना। अगर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल बोलते ही डेल्टा यू एंड डेल्टा एच तो जीरो हो ही गए थे। इरिवर्सिबल का वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब जरा यहां आओ, इरिवर्सिबल का ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां तो मजे में थे, M1 M2 दोनों मास रखे हुए थे, इनिशियल सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आपस में इक्विलिब्रियम में थे, तो देयर वाज अ डेफिनेट प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, फाइन। आपने अच्छा खासा एक डेफिनेट मास M2 हटा दिया, पिस्टन तेजी से ऊपर जाएगा। जब पिस्टन तेजी से ऊपर जाएगा तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, तो एक काइंड ऑफ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ऊपर में जहां से मूव करना शुरू किया था। हालांकि उस वैक्यूम को बहुत तेजी से गैस के मॉलिक्यूल्स फिलअप करेंगे, बट फिर भी गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा एक टाइम लैग तो होता है, मूव करेंगे, फिलअप करने की कोशिश करेंगे, बट पूरे सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। एक्सपेंशन के दौरान इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर एवरीवेयर इज नॉट कांस्टेंट। ऊपर में प्रेशर थोड़ा कम होगा, नीचे में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा। सम सॉर्ट ऑफ टर्बुलेंस गेट्स जनरेटेड इनटू द सिस्टम एंड सिस्टम इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब यू कैन नॉट डिसाइड, यू कैन नॉट फाइंड आउट द प्रेशर एट एनी मोमेंट ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। हाँ, एक बार एक्सपेंशन पूरा हो गया, पिस्टन ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और फिर यहाँ के रुक गया तो अगेन सिस्टम का जो कंटेंट है, गैस है, पर्टिकुलर गैस जो भी आइडियल गैस है, उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बिकम ए यूनिफॉर्म कांस्टेंट वैल्यू। तब वो इक्विलिब्रियम में आएगा। जब भी तो हम एक बात कहते हैं शुरुआत से ही, इरिवर्सिबल प्रोसेस में इनिशियल स्टेट पर इक्विलिब्रियम होता है, फाइनल स्टेट तक पहुंचने के बाद वहां इक्विलिब्रियम आता है। इन बिटवीन देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। इन बिटवीन देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द एक्सपेंशन आप एग्जैक्ट प्रेशर यू कैन नॉट फाइंड आउट, बिकॉज प्रेशर हर कॉर्नर में अलग अलग होगा, अलग अलग पार्ट में अलग अलग होगा। तो नो प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन नो प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन एग्जिस्ट इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। कोई स्मूथ ग्राफ आप बना नहीं सकते, और जब इक्वेशन नहीं है तो ग्राफ कैसे बने, नहीं बना सकते। अच्छा, ग्राफ बना तो नहीं पाएंगे हम एग्जैक्ट ग्राफ, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास पी और वी में रिलेशन नहीं है, या वी और टी में रिलेशन नहीं है, या पी और टी में रिलेशन नहीं है। ग्राफ एग्जैक्ट भले ही ना बना पाए, बट कम से कम वर्क डन का एक्सप्रेशन तो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें तो पता ही है ना कि वर्क डन कितना है इरिवर्सिबल में, कितना, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और पी एक्सटर्नल ये वाला है फाइनल वाला। तो वर्क डन को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इन इरिवर्सिबल प्रोसेस pressure and temperature of system are not uniform. Is not uniform in the vessel, and therefore pressure and volume and temperature and pressure relations can't be established. प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या थी, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस। इस तरह की कोई इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती इरिवर्सिबल में। और जब पी वी और इसमें कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो स्मूथ ग्राफ, एग्जैक्ट स्मूथ ग्राफ कैन नॉट बी मेड। बट फिर भी हम ग्राफ बना तो सकते हैं टू अकाउंट फॉर द वर्क डन। स्टिल वी कैन ड्रॉ P versus V curve
just to account फॉर वर्क डन। वर्क डन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ बना सकते हैं। कैसे, जरा यहां बना लें, देखिए। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, जरा एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का ग्राफ बनाओ। देखिए तो सही, मतलब अब P वर्सेस V ग्राफ हम क्यों बना रहे हैं? प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं। प्रोसेस तो रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकता, ग्राफ तो बन ही नहीं सकता। बस फिर भी कुछ वर्कडन है, वर्कडन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, क्योंकि P वर्सेस V ग्राफ अगर कुछ बना रहे हैं तो वर्कडन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। हम केवल क्या प्लॉट कर सकते हैं? स्मूथ पॉइंट्स तो आएंगे ही नहीं, केवल इनिशियल स्टेट में इक्विलिब्रियम है, फाइनल स्टेट में इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ही तो हम बना सकते हैं ग्राफ के अंदर। तो मान लो एक्सपेंशन हो रहा है, ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट है, ये 1 और ये 2 है, ठीक है। तो ये P इनिशियल, V इनिशियल, P फाइनल, V फाइनल, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द वर्क डन? जरा वर्क डन देखना, ये वर्क डन ये है इरिवर्सिबल वर्क डन, मतलब P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। डेल्टा V भी एक फिक्स्ड वैल्यू, P एक्सटर्नल वैल्यू, इट इज समथिंग लाइक A into B। Work done is nothing but like A into B, like area of a rectangle which has the one edge length equal to A, another edge length equal to B। तो इसका मतलब work done represents, जो PV ग्राफ में work done आएगा वो ऐसा आएगा कि एक रेक्टेंगल टाइप का होना चाहिए जिसकी एक भुजा, भुजा, एज मतलब भुजा, हिंदी में भुजा बोलते हैं। आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल, वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, वृत्त, सर्किल, और मत पूछो, हो गया बस, यही तक पता था। पता तो मुझे सब था, हिंदी मीडियम से, प्योर हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ 12वीं क्लास तक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना बोलता था मैं, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। अब जाओ, तुम्हारे पल्ले ना पड़ने का ये सब। खैर, मैं भी भूल भाल गया, बहुत टाइम हो गया। तो ये एक रेक्टेंगल है जिसके दो एजेस हैं, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो P एक्सटर्नल मतलब कौन सा वाला एक्सटर्नल प्रेशर, और डेल्टा V, डेल्टा V तो ये वाला है, ये रहा, दे रखो, ये रहा। V2 माइनस V1, यही तो हुआ यहां से यहां तक डेल्टा V। एक एज तो रेक्टेंगल का ये हुआ, दूसरा एज है P एक्सटर्नल। कौन सा वाला P एक्सटर्नल? फाइनल वाला एक्सटर्नल प्रेशर। फाइनल वाला एक्सटर्नल प्रेशर मतलब ये वाला, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो इसका मतलब ये वाला वो रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। सो दिस इज द एरिया ऑफ द वर्क डन, दिस इज द एरिया विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। तो ये एरिया है। तो बताओ 1 से मैं 2 कैसे आऊं? कैसे, क्या ये तो पता ही ना कैसे आऊं, फिर भी मुझे ग्राफ बनाना है तो बस मैं पॉइंट लोकेट कर सकता हूं, दिस इज द एरिया अंडर द वर्क डन। फिर भी ग्राफ बनाना हो तो यूं कह सकते हो, इतना एरिया तो जब भी आएगा जब वर्टिकली डाउन आओ एंड देन वर्टिकली राइट मूव करो। बट सर ये तो वर्टिकल डाउन ऐसा हो गया जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम हो, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस, और हॉरिजॉन्टल प्रोसेस ऐसा हो गया जैसे आइसोबेरिक प्रोसेस हो। तो सर ये आइसोथर्मल तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। हमने कब कहा कि ये ग्राफ आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई? नो, वी आर नॉट सेइंग इट। हम तो सिर्फ ये ग्राफ क्यों बना रहे हैं? जस्ट टू अकाउंट फॉर वर्क डन। क्यों? क्योंकि P और V में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, प्रेशर वॉल्यूम में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, वॉल्यूम टेम्परेचर में कोई रिलेशन एग्जिस्ट, कोई स्मूथ ग्राफ आप बना ही नहीं सकते फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, सो यू ऑलवेज गेट ए स्मूथ कर्व। तो इसका मतलब ये एरिया जो है, दिस एरिया under P versus V represents magnitude of work done। कट तो ना गया राइट साइड में? जरा चेक कर लो एक बार। रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, जरा सा कटा है, मैं लो घुमा देता हूं हल्का सा, हो गया काम, राइट? हाँ।
तो ये था एरिया अंडर द P वर्सेस V रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन। तो ये ग्राफ आ गया। तो ग्राफ का पर्पस सिर्फ इतना है कि वो वर्क डन को रिप्रेजेंट कर सके, बाकी ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल आइसोथर्मल प्रोसेस, बल्कि इट इज लुकिंग लाइक एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोकोरिक एंड आइसोबेरिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ना। आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये कोई एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ का पर्पस सिर्फ वर्क डन को रिप्रेजेंट करना है। या पॉइंट्स को हम केवल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ही लोकेट कर सकते हैं, तो वही लोकेट किए हैं। इन बिटवीन में कोई हमें नहीं पता कहाँ पे कैसा क्या है। ये था एक्सपेंशन का ग्राफ। ये है सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। इस ग्राफ में रिवर्सिबल का आइसोथर्मल का कोई रोल नहीं है। एडियाबैटिक अगर होगा सिंगल स्टेज एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अच्छा, ये तो एक्सपेंशन का ग्राफ था। जरा कंप्रेशन वाला ग्राफ भी देखें, लेट अस सी। यहां तक की बात एक बार नोट करो जरा पहले। इर्रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल का कोई रोल नहीं है इन ग्राफ्स में। इर्रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो इस बार ऐसा हुआ, पिस्टन टाइप वेसल, एक मास m1 था गैस, और एक मास अब m2 लगाया, तब कंप्रेशन हुआ। फाइनली एट इक्विलिब्रियम, इनिशियली एट इक्विलिब्रियम। यहां P एक्सटर्नल इनिशियली P एटमॉस्फेयर प्लस m1 इंटू G अपॉन A। यहाँ P एक्सटर्नल फाइनली जो आ गया इक्विलिब्रियम तक, तो वो P एटमॉस्फेयर खुला है ना हवा में, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल लाइक दिस, प्लस लाइक दैट। अब ग्राफ देखें कैसा बनेगा। कोई एग्जैक्ट ग्राफ बना ही नहीं सकते। ये है सिंगल स्टेज इर्रिवर्सिबल कंप्रेशन। एक ही बार में एक्सप्रेशन करा दिया हमने मास m2 को लगा करके। फिर जब ये मास m1 रखा हुआ है, जब ये वाला प्रेशर लग रहा है, इनिशियल एक्सटर्नल प्रेशर, कोई कंप्रेशन हो नहीं रहा, सिस्टम एंड सराउंडिंग मजे में है, इक्विलिब्रियम में है। बट जैसे ही मास m2 रखा, नाउ पिस्टन नीचे जाएगा, गैस को दबाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर। और एक्सपेंशन के दौरान, पूरे कंप्रेशन के दौरान, मास m1 एंड m2 रिमेन कांस्टेंट, एक्सटर्नल प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन तो ये होना था, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। और P एक्सटर्नल कौन सा? ये वाला फाइनल वाला, बड़ा वाला, उसी ने तो कंप्रेशन कराया है। P एक्सटर्नल वो वाला लेना है जिसने कंप्रेशन कराया है या जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ है। तो P एटमॉस्फेयर प्लस m1 प्लस m2 इंटू G अपॉन A इंटू डेल्टा V। तो इसका मतलब ये था, कंप्रेशन है तो इस बार नीचे से ऊपर जाओगे आप, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा। मान लो ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। ये इनिशियल स्टेट है, तो ये हो गया V इनिशियल, V फाइनल, P इनिशियल, P फाइनल। अब इर्रिवर्सिबल वर्क डन में ये A इंटू B है, तो A इंटू B डेल्टा V तो ये रहा देखो।
और पी एक्सटर्नल कौन सा वाला, हायर प्रेशर, फाइनल प्रेशर, एक एज ये हो गया। तो एक रेक्टेंगल ऐसा है जिसका एक एज ये, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। ये है एरिया अंडर द कर्व विच रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन। इसका मतलब 1 से 2 कैसे जाऊं ताकि इतना सारा एरिया, नहीं यूं नहीं जा सकते, यूं जाएंगे तो अंडर द कर्व ये छोटा वाला एरिया आ जाएगा, यूं जाना पड़ेगा। तो वर्टिकली अप एंड देन मूविंग लेफ्ट। याद कर लो, जब इररिवर्सिबल एक्सपेंशन था तो इररिवर्सिबल एक्सपेंशन में ग्राफ कैसे होते हैं, एक्सपेंशन में प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वर्टिकली डाउन मूविंग राइट। रट लो, इररिवर्सिबल एक्सपेंशन मतलब वर्टिकली डाउन एंड मूविंग राइट, और इररिवर्सिबल कंप्रेशन में वर्टिकली अप एंड देन मूविंग लेफ्ट। So this is the area under the curve. This represents, this area is the magnitude of work done. इस तरीके से आप ये बात कहते हो। आ गई बात समझ में? तो ये था वर्क डन, काफ़ी ज़्यादा वर्क डन है ये, और कंप्रेशन का वर्क डन तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो इररिवर्सिबल वर्क डन। और ये कोई आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसका पर्पस सिर्फ इतना है, ये तो एक ग्राफ ऐसा है वर्क डन के लिए हमने रिप्रेजेंट करा दिया, बाकी दिस डज नॉट रिप्रेजेंट इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, नथिंग। ग्राफ में ग्राफ बना ही नहीं सकते इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का। थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं ताकि इन चीज़ों में हम समझ सकें। समझने में समय लगता है, पहली बार जब बच्चे पढ़ते हैं ये सब तो उनको थोड़ा समय लगता है, पहले पढ़ा होता है तो फिर रिलेटिवली कम टाइम लगता है। तो पहली बार मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं ये सब चीज़ें, खासकर ये थोड़ी गहरी बातें हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के, ये गूढ़ रहस्य हैं, इनको जानना जरूरी है। क्वेश्चन तो जब भी अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी बात करेंगे। लिखो पहले यहाँ तक की बात, नोट इट डाउन। एज ए नोट करके हम इस बात को कह सकते हैं कि जैसे मान लो इररिवर्सिबल एक्सपेंशन है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज, सेम स्टेज तक जाने के लिए हो सकता है एक स्टेप में जाएं, कोई हो सकता है 2 स्टेप में जाएं, 3 में जाएं। जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सपेंशन स्टेप्स बढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन जो है वो घटता जाता है एंड बिकम्स मिनिमम इन केस ऑफ नहीं, वो बढ़ता जाता है, बढ़ेगा। मैं खुद एक बार ग्राफ बनाते हैं तो समझते हैं क्या। इररिवर्सिबल, बल्कि ऐसे लो, ये मान लो ऐसे हमने एक्सपेंशन कराया, सिंगल स्टेज वर्सेस मल्टी स्टेज एक्सपेंशन। ठीक है, सिंगल स्टेज एक्सपेंशन है तो हमेशा वो इरिवर्सिबल ही होगा, मल्टी स्टेज भी इरिवर्सिबल होगा। जब वो इनफाइनाइट स्टेज बन जाएगा तब वो रिवर्सिबल बनेगा। मान लो एक्सपेंशन है, ऐसे किया, ये मास m1 तो है ही, साथ में ये m2 भी रखा हुआ है और ये गैस थी। एक ही बार में पूरा मास m2 हटा दिया, m1 मास रखा हुआ है, ये सिंगल स्टेज एक्सपेंशन हुआ। तो इसका ग्राफ हम बना चुके हैं। ग्राफ देखो ऐसा आता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। इरिवर्सिबल में एक्सपेंशन करा रहे हैं तो एक ही बार में इनिशियल से फाइनल स्टेज जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। तरीका पता है, वर्टिकली डाउन एंड देन मूविंग राइट, एंड दिस इज द एरिया अंडर द कर्व विच रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। ये रहा, दिख गया, ये था सिंगल स्टेज एक्सपेंशन।
एक ही झटके में पूरा अच्छा खासा मास रिमूव किया और फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर के बीच का डिफरेंस क्रिएट करके एक बार में एक्सपेंशन करा दिया, फास्ट हुआ एक्सपेंशन। यही काम हम 2 स्टेज में करवाएं तो देखो सिचुएशन कैसी होगी। इस बार मैंने ये मास m1 रखा और यहां 2 मास रख लिए, यहां m2 डैश और यहां m2 डबल डैश और यहां गैस। इस बार एक्सपेंशन हमने ऐसे किया, एक बार m2 डबल डैश हटाया, आएगी बात समझ में? अरे रुको तो सही, ये m1 और ये m2 डैश, फिर एक बार फिर इक्विलिब्रियम आने के बाद फिर एक्सपेंशन किया, m1 रह गया गैस। ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, ओवरऑल 2 स्टेज एक्सपेंशन है और ग्राफ बना रहे हैं। और ये बात पक्की है यहां पर कि इस केस में हमने m2 का मास इज इक्वल टू m2 डैश प्लस m2 डबल डैश है। वही इनिशियल स्टेज है, वही फाइनल स्टेज है, 1 2। समझो इस बार कहना क्या चाह रहे हैं, सुनो सुनो, अरे लिखना बंद करो, इधर देखो। यहां पर मुझे m1 प्लस m2 मास था, फाइनल प्रेशर m1 के अकॉर्डिंगली हमें इनिशियल प्रेशर था ये P इनिशियल, V इनिशियल, P फाइनल, V फाइनल, इसी फाइनल प्रेशर तक आना था हमें। ठीक है, यहां भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही इरिवर्सिबल में, आइसोथर्मल ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, इस बार हमने 2 स्टेज में एक्सपेंशन कराया। फाइनली हमें m1 प्रेशर ही रखना था, बस m1 मास के करस्पॉन्डिंग प्रेशर रखना था जैसे यहां रखा था, बट हमने इस बार एक ही झटके में पूरा m2 मास नहीं हटाया, m2 मास को 2 भागों में डिवाइड कर लिया, m2 डैश और m2 डबल डैश। पहले हमने थोड़ा m2 डबल डैश रिमूव किया तो फिर एक्सपेंशन हुआ अगेंस्ट m1 एज वेल एज m2 डैश, एक कोई इंटरमीडिएट प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ। ये वाला, ये P इनिशियल, P फाइनल, V इनिशियल, ये V फाइनल, बट ये P डैश प्रेशर है, इसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ, मास m2 डैश बढ़ाया, एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, ये आ गया इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। आके पिस्टन जितना एक्सपेंड करना था कर गया, आके फिर मजे में ये इक्विलिब्रियम में आ गए। फिर जब ये इक्विलिब्रियम में वापस आ गए तो अगेन m2 डैश मास हटा दिया, अब केवल मास m1 रहा, फिर एक्सपेंशन हुआ, सेकेंड स्टेज एक्सपेंशन। तो ये P डैश एक इंटरमीडिएट प्रेशर था जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ, और एक तरीके से ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। जैसे यहां ये दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। तो बच्चों ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, एंड दिस एरिया इज द एरिया अंडर द वर्क डन। ये एरिया अंडर द वर्क डन है, और यही अगर इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन हो जाए, ये 2 स्टेज एक्सपेंशन था, और ये सिंगल स्टेज एक्सपेंशन लिखा ही था हमने। और ये इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत छोटा छोटा मास, जैसे वो डस्ट पार्टिकल टाइप का रिमूव करते जाओ तो पिस्टन ऊपर चलता जाएगा, इनफाइनाइट स्टेज में एक्सपेंशन होगा, तो अल्टीमेटली ये पॉइंट्स बहुत क्लोज होते चले जाएंगे एंड ग्राफ वुड बिकम लाइक दिस। ये वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो?
1 2। ये एरिया अंडर द कर्व, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये बन गया रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये एक्सपेंशन हुआ और ये पी इनिशियल, वी इनिशियल, पी फाइनल, वी फाइनल। छोटे छोटे मास रिमूव करते गए और इनफाइनाइट स्टेज में ये पूरा एक्सपेंशन कराया। पूरे फाइनाइट चेंज के लिए इनफाइनाइट स्टेप्स की आवश्यकता पड़ गई। तो इतने छोटे छोटे चेंज हैं कि दीज इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आर सो क्लोज दैट इट अपीयर्स टू बी अ स्मूथ कर्व एंड दिस बिकम्स अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस। एरिया सबसे कम, 2 स्टेज में एरिया बढ़ा, 3 स्टेज में और बढ़ा होगा, इनफाइनाइट स्टेज में एरिया बढ़ के मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इंक्रीजेस as the number of expansion steps increase between 2 states। तो क्या बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकला कि as the number of expansion steps increase, यही लिख दूं, as the number of expansion steps increase, magnitude of work done increases and becomes maximum for infinite stage or reversible प्रोसेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सपेंशन स्टेप्स बढ़ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन या एरिया बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बढ़ रहा है एंड बिकम्स मैक्सिमम फॉर द इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन। बट मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बढ़ रहा है, वर्क डन घट रहा है। यही तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्यों? यहाँ वर्क डन का मैग्नीट्यूड कम है, -1 है, ये -2 हुआ, ये -10 हो गया। तो मैग्नीट्यूड वाइज -10 इज ग्रेटर देन -1 मैग्नीट्यूड वाइज, बट वैल्यू वाइज -10 इज स्मॉलर देन -1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बढ़ता है, बट अगर मैग्नीट्यूड शब्द हटा दो तो वर्क डन घटता है। इस बात को लिखेंगे, बाद में लिखेंगे थोड़ा सा। तो ये था फॉर एक्सपेंशन, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज एंड सो ऑन। अच्छा, यही अगर कंप्रेशन का ग्राफ हो तो कैसा बनेगा? एक बार पहले यहां तक की बात नोट करो। सेकंड नोट, क्या सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज कंप्रेशन। सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज कंप्रेशन में बिल्कुल वैसा सही ग्राफ बनेगा। देखो, जैसे सिंगल स्टेज कंप्रेशन तो ऐसा होता है, मैंने बताया भी था, एक मास रखा हुआ है M1, इस पर एक और मास रख दिया, एक ही झटके में अच्छा खासा मास रखा M2, सिंगल स्टेज कंप्रेशन हो गया। और कंप्रेशन में साफ दिखाई पड़ता है कि प्रेशर बढ़ाना है तो P वर्सेस V ग्राफ में यहाँ से यहाँ मूव करोगे और जाने का रास्ता पता था आपको, वर्टिकली अप एंड देन मूविंग लेफ्ट, एंड दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। ये V इनिशियल, V फाइनल, P इनिशियल, P फाइनल, 1 2, and this area under the curve, this is the work done। यही था सिंगल स्टेज कंप्रेशन। यही था सिंगल स्टेज कंप्रेशन। अच्छा, 2 स्टेज में यही काम 2 स्टेज में करवाना होता, 1 से 2 ही जाते, 2 स्टेज में जाते तो कैसा होता? ऐसा होता।
m1, m2 मास को दो भाग में हम तोड़ देते, m1 एंड m2 डैश, फिर एक और मास लगा देते, m1 m2 डैश m2 डबल डैश। ऑफ कोर्स m2 इज इक्वल टू m2 डैश प्लस m2 डबल डैश। दो बार में करवाती ये काम, सब गैस है। ये हुआ टू स्टेज एक्सपेंशन। तो ग्राफ कैसा बनता, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, आना यहां से यहीं था बट दो बार में आए, वर्टिकली अप, ग्राफ तो लीजिए ही बनेगा ये, एक और इक्विलिब्रियम पॉइंट, देन ये पहली स्टेज यहां कंप्लीट हुई, दूसरी स्टेज यहां कंप्लीट हुई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। तो एरिया अंडर द कर्व वुड बी दिस वन, V initial, V final, P initial, P final, and area under the curve would be this one. घट गया थोड़ा सा एरिया, ये चकोर जो एरिया है इतनी अमाउंट से घट गया। टू स्टेज कंप्रेशन, ये है असली थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ जो पढ़ रहे हैं हम। ये हुआ टू स्टेज कंप्रेशन, ग्राफ्स पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड वर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंप्रेशन का वर्क डन तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये वर्क डन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, वर्क डन घट गया, मैग्नीट्यूड शब्द की जरूरत नहीं है, वर्क डन घट गया। इनफाइनाइट स्टेज हो जाए तो क्या होगा, इनफाइनाइट स्टेज कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, छोटे छोटे स्टेप्स में ये वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, ये वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, इनके थ्रू ग्राफ होगा एंड वुड बी लाइक दिस 1 2 V initial, V final, P initial, P final, and the area under the curve becomes minimum. Area under the curve becomes minimum. तो इसका मतलब जैसे जैसे कंप्रेशन स्टेप्स बढ़ते हैं एरिया घटता है, वर्क डन घटता है एंड बिकम्स मिनिमम इन केस ऑफ इरिवर्सिबल कंप्रेशन। अगर मैं मैग्नीट्यूड शब्द ना करूं तो पिछली स्क्रीन पर भी हमने एक बात पढ़ी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन एक्सपेंशन के स्टेप्स बढ़ने पर बढ़ता है, वर्क डन घटता है, तो नंबर ऑफ एक्सपेंशन स्टेप्स बढ़ने पर वर्क डन घटता है, एक्सपेंशन में भी और कंप्रेशन में भी। तो इसका मतलब अगर मैं मैग्नीट्यूड शब्द इस्तेमाल ना करूं तो मैं कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों ही केस में कह सकता हूं कि इन बोथ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन वर्क डन decreases as number of steps increase। वर्क डन घटता है चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, शब्दों को समझे, भावनाओं को समझे। तो बोथ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन वर्क डन तो घटेगा एज नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते हैं, एक्सपेंशन स्टेप्स भी बढ़ेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बढ़ेगा बट वर्क डन घटेगा, और कंप्रेशन में तो वर्क डन घट ही रहा है। ये है इनफाइनाइट स्टेज कंप्रेशन, जिसे हम रिवर्सिबल कंप्रेशन भी बोलते हैं। इनफाइनाइट स्टेज वाले प्रोसेस को रिवर्सिबल ही तो बोलते हैं। एरो ऐसे बना लेंगे। आगे बात, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स थे, दो स्टेज वाला प्रोसेस है तो 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे, सिंगल स्टेज प्रोसेस है तो 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे, 5 स्टेज प्रोसेस है तो 6 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे विच यू विल ऑब्टेन। आ गई बात, नोट करो ये सब।